गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आप सबको पता है सर कि आज की क्लास में जो होने वाला है ना वही क्वेश्चन आज करवाने वाला हूं सर फिजिक्स का, जो आपके एग्जाम में आने वाला है सर इस बार। कहिएगा सर बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, आप ही क्वेश्चन तो सीट नहीं ना करते हैं जा करके। देखिए सर, बातें है ना कि जब आप क्वेश्चन को देखिएगा ना तो आपको भी पता चल जाएगा कि सच में इस तरह का क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है। और मैंने सर सारे सेट को मैंने देखा, जितना भी बुक है ना मैंने सारे को देखा, और सारे पिछले 20 साल तक मैंने देखा कि किस तरह से आपके पॉलिटेक्निक वाले क्वेश्चन पूछा जाता है सर प्रत्येक साल। तो सारे चीज को पढ़ने के बाद सर आज मैं वही क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में इस बार आने वाला है सर, है ना। चाहे वो बिहार पॉलिटेक्निक की बात करें, चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक की बात करें, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक की बात करें, चाहे दिल्ली पॉलिटेक्निक की बात करें, है ना। तो चलते हैं सर आज की क्वेश्चन की करता हूं शुरुआत। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर फिजिक्स का ऑल वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना हुआ, ठीक ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। मैथ ऑल वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। केमिस्ट्री ऑल वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, ठीक ना। तो सब सारे क्लासेस को जाकर के देखिए सर, मैं आपको उम्मीद देता हूं कि आपको कहीं पे भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा सर, ठीक ना। जो मैं क्वेश्चन करवाता हूं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता है। कहां मिलता है? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना सर, है ना। आते हैं सर, अब का होबे खेला होबे। हाँ आइएगा, देखिए सबसे पहली बात है ना कि आज का पहला क्वेश्चन की करता हूं शुरुआत। और सबसे पहले सर मां सरस्वती का नाम लेकर के जय हो कमेंट कर दो। सब कोई मां सरस्वती का नाम लेकर के जय हो कमेंट बॉक्स में धारा प्रवाह कर दो सर, ठीक ना। आइए देखिए, कहता है ना पहला क्वेश्चन क्या, थोड़ी सी गौर करना वरना पूरा गौर करोगे तो प्यारा हो जाएगा। कहता है ना किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +2 डायोप्टर है, उसकी दृष्टि में दोष है कौन। अच्छा अब देखो, क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक ना। क्वेश्चन बड़ा आसान है बट क्वेश्चन लॉजिकल है। कहता है क्वेश्चन क्या पता है, किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति, एक मनुष्य है जैसे मैं हूं सर, मेरा चश्मा का जो शक्ति है ना कह रहा है +2 डायोप्टर है। मेरा चश्मा का जो शक्ति है, पावर है, वो +2 डायोप्टर है। तो पूछा है ना कि अगर वो व्यक्ति चश्मा में +2 डायोप्टर का अगर चश्मा लगाया हुआ है तो उसको कौन सा दोष हुआ होगा। बस क्वेश्चन यही पूछा है, ठीक ना। अब थोड़ा सा गौर करना सर। एक नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि किसी व्यक्ति के चश्मे की शक्ति कितना है सर, ये आपका +2 डायोप्टर, यही ना है। प्लस कितना है, 2 डायोप्टर है, ठीक ना। डायोप्टर को हम लोग डी से लिखते हैं। आइएगा अब इसको पकड़ना है, देखिए यहाँ पे गौर करिएगा। जब भी कभी शक्ति का है ना तो इसको हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता। क्या कहते हैं सर? लेंस की क्षमता। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता बोलते हैं, ठीक ना। तो लेंस की क्षमता दिया हुआ +2 डायोप्टर, तो कह रहा उस व्यक्ति को कौन सा दोष हुआ होगा। देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, जब भी अगर लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, जिसको हम लोग पी से भी लिखते हैं, ठीक ना। क्या चीज से लिखते हैं सर? ये पी से लिखते हैं। जब भी पावर ऑफ लेंस अगर प्लस में दिया रहे, ए मोहतरमा देखो ना, जब भी पावर ऑफ लेंस अगर प्लस में दिया रहे तो आप लोग समझिएगा कि ये जो है ना वो कौन सी लेंस है, तो उस व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। फिर से मेरा बात सुनिएगा, जब भी किसी व्यक्ति को अगर चश्मे की पावर, शक्ति अगर प्लस में दिया हुआ है तो समझिएगा कि उस व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा हुआ है। कौन सा लेंस लगा हुआ? उत्तल लेंस लगा हुआ। आइएगा, और जिन व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस होता है तो उस व्यक्ति को कौन सा दोष होता है। अच्छा, उत्तल लेंस है तो वो किस दोष को दूर किया होगा? तो उत्तल लेंस है तो उस व्यक्ति के दूरदृष्टि दोष होगा। कौन सा दृष्टि दोष होगा सर? इस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होगा, ठीक ना। अब मेरी बात आपको झलका या नहीं झलका, अरे चमका या नहीं चमका? अगर चमका तो मां सरस्वती का नाम लेकर के बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ना। तो एक बार मेरे साथ बोलना होगा सर, अगर किसी व्यक्ति की क्षमता अगर प्लस में दिया हुआ तो इसको हम लोग क्या समझेंगे कि वो उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष को दूर करता है? तो उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष को दूर करता है, ठीक ना। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो आपका भी होगा दूरदृष्टि दोष। आइएगा, अगर यही आपका शक्ति अगर दिया होता, अगर शक्ति दिया होता -2 डायोप्टर,
तो उस व्यक्ति को कौन सा दोष हुआ होगा? आइएगा, जब भी अगर शक्ति माइनस में दिखे सर तो समझ जाना कि इसके पास चश्मे में अवतल, कौन सा लेंस का उपयोग किया गया सर? ये अवतल लेंस का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। जब भी अगर डायोप्टर अगर लेंस की क्षमता पावर अगर माइनस में दिया रहे तो समझना कि उस व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगाया गया है। कौन सा लेंस लगाया गया? अवतल लेंस लगाया गया। और जब व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगाया गया तो अवतल लेंस किस दृष्टि दोष को दूर करता है? तो अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को क्या करता है सर? ये दूर करता है, ठीक ना, निकट दृष्टि दोष, ठीक ना। आइएगा, तो आपको मैं उम्मीद करता हूं सर क्लियर हो गया होगा। जब आपको शक्ति दिखेगा प्लस में मारना घपसना उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष को दूर करता है? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करता है। अगर शक्ति आपको कभी माइनस में दिखा तो समझ जाना कि ये अवतल लेंस लगा हुआ उस व्यक्ति के चश्मे में, और जब व्यक्ति के चश्मे में माइनस है तो अवतल लेंस लगा हुआ। अवतल लेंस किस दोष को दूर करता है? तो अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करता है। इस चीज को मैंने बहुत पहले अच्छी तरीका से मैंने क्लियर कर दिया था। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ना, क्या कहता है थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना 2 नंबर वो प्यार वाली बातें हैं। कहता है ना कि 60 डिग्री पर झुके रखे 2 समतल दर्पणों के मध्य रखी एक वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अच्छा देखो सर, यहाँ पे गौर करना। कहता है 60 डिग्री पर झुके रखे 2 समतल दर्पणों के मध्य रखी एक वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अब देखो सर, जब भी यहाँ पे गौर करना, एक चीज पे गौर करना, जब भी आपको ना समतल दर्पण की बात करेगा, किसका बात करेगा? समतल दर्पण की बात करेगा, और समतल दर्पण में कहेगा डिग्री दिया हुआ है। इसमें कितना डिग्री दिया हुआ है? तो 60 डिग्री पर 2 को झुका हुआ कितना है सर? ये 2 को है समतल दर्पण, है ना, ये निकाल रहा है। 60 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के मध्य रखी कितने मध्य रखी एक वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेगा? डिग्री दिया हुआ है, पूछा प्रतिबिंबों की संख्या। क्या पूछा सर? ये पूछा कितने प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब ये प्रतिबिंबों की संख्या पूछा है, प्रतिबिंबों की संख्या पूछा है। वो क्या पूछा है? प्रतिबिंबों की संख्या पूछा है। आएगा, प्रतिबिंबों की संख्या को हम लोग n से लिखते हैं। क्या जैसे लिखते हैं? n से लिखते हैं, ठीक ना। जब भी केस ऐसा बने, जब कोई समतल दर्पण दिया हो और समतल दर्पण में एंगल मालूम हो, समतल दर्पण में क्या मालूम हो? कोण मालूम हो। अगर आपसे पूछ दिया कि समतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो ऐसे केस में प्रतिबिंब निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यानी प्रतिबिंब की संख्या के तो n मान लेना। क्या मान लेना? n। तो n बराबर होता है किसके बराबर सर? ये n बराबर होता है 360 डिग्री बट्टा n -1 होता है, ठीक ना। 360 डिग्री बट्टा n बट्टा थीटा माइनस कितना होता है? 1 होता है, ठीक ना। तो जब भी आपसे पूछेगा कि प्रतिबिंबों की संख्या बताइए, तो प्रतिबिंबों की संख्या को n मान लेना, और n बराबर होता है 360 डिग्री बट्टा थीटा -1। 360 डिग्री बट्टा थीटा -1, इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए, उस फार्मूला को अपने दिमाग में चमका लीजिए। और अगर आपके दिमाग में फार्मूला नहीं चमकता है सर, तो फ्यूकिक मेरे पास है, दिमाग में हम चिपका देंगे, ठीक ना। आइएगा, तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालना किसमें? समतल दर्पण में। अच्छा, n बराबर हमें 360 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री -1 है। एगो 0 से एगो 0 गला खोपचा में 6 से 36 6 बार में कटेगा, यानी n बराबर हो गया 6 -1, यानी कितना बनेगा सर? ये 5 प्रतिबिंबों की संख्या होगी। कितना होगी सर? तो ये आपका 5 होगी। कितना होगी? 5 होगी। आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ना कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के बर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। आहा, देखो सर, क्वेश्चन यहाँ पे सोचने वाली बातें है ना। कह रहा है वायु के सापेक्ष। अच्छा, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। किसका? तो वायु के तो हवा, एयर। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का वर्तनांक। अच्छा, अब सोचो, यहाँ पे गौर करना है थोड़ी सी सर। यहाँ पे इसलिए गौर करना है ना कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रत्येक साल चमकता है, और जब इस बार चमकेगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिए सर, ठीक ना। कहता है ना, क्या कहता है? कहता है थोड़ी सी गौर करना, ज़्यादा सीरियस होकर के नहीं पढ़ना सर। पढ़ाई को ज़्यादा सीरियस लेकर के पढ़ोगे तो जब खूब चमक, ठीक ना। एकदम अपनी चाल को लेकर के पढ़ना है सर, और इतना पढ़ना है कि हमें
बेहतर कर सके, ठीक ना। और जहाँ ज़्यादा सीरियस होकर के पढ़िएगा तो फिर जाइएगा। आइए, कहता है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का वर्तनांक 4/3 और 3/2 है। यहाँ पे सोचिएगा, कहता है वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष, ठीक ना। वायु कहे तो सर ये हवा, और हवा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एयर, ठीक ना। वायु के सापेक्ष जल, जल कहे तो सर ये वाटर, वायु के सापेक्ष किसका सर? तो ये जल, जल कहे तो वाटर है ना। वायु के सापेक्ष वाटर है ना, वाटर कहे तो जल। तो वायु के सापेक्ष जल का वर्तनांक कितना दिया हुआ है? तो आपका जल का वर्तनांक दिया हुआ है 4/3, यही ना है। फिर बोला है, कहता है क्या? फिर कांच का वर्तनांक दिया हुआ वायु के सापेक्ष, यानी एयर कहेगा तो वायु कहे तो एयर, इसका सापेक्ष दिया हुआ है, वर्तनांक दिया हुआ कितना सर? तो ये आपका ग्लास, ग्लास मतलब होता है कांच, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या से लिखते हैं? जी से लिखते हैं। जिसका आप वर्तनांक आपका दिया हुआ है कितना? तो 3/2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 3/2 दिया हुआ, ठीक ना। तो अब क्या पूछा क्वेश्चन आपका? तब कहता है जल के तो कहता है कांच का जल के सापेक्ष वर्तनांक क्या होगा? अच्छा, किसका पूछा? कांच का। किसका पूछा? कांच का। किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। अच्छा, कांच का जल के सापेक्ष, यानी कांच कहे तो जी ग्लास, और जल कहे तो वाटर। तो कांच का वर्तनांक जल के सापेक्ष, कांच का वर्तनांक जल के सापेक्ष, कांच का वर्तनांक जल के सापेक्ष, ठीक ना। अच्छा, आप सोचिएगा, कांच का वर्तनांक जल के सापेक्ष, तो वाटर का कितना है सर? तो ये वाटर आपका, इसका कितना है? वाटर का वर्तनांक आपको मालूम है कितना? 3/2, यही ना है। आप 4 कितना सर? 3। हवा के रिस्पेक्ट में तो आपका यही ना है, तो ये कितना हो जाएगा? अब आएगा तो सबसे पहले ग्लास का लीजिएगा, ठीक ना। तो आपका हो जाएगा ए म्यू जी बट्टा हो जाएगा सर ए म्यू डब्लू, डब्लू कहे तो वाटर आएगा। इसका वर्तनांक कितना दिया हुआ है? 3/2 दिया हुआ है। अच्छा, वाटर का वर्तनांक हवा के रिस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है? 4/3 दिया हुआ है। इसको गुना करेंगे इसके साथ, इसको गुना करेंगे इसके साथ, यानी 3 या 9 बट्टा कितना हो जाएगा? 8, यानी हमारा आंसर कितना हो गया? 9/8 है। यही सोच समझ के चलना है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्या करेगा, सबसे पहले लास्ट वाला को ऊपर में लिखिएगा और अंतिम वाला को नीचे में लिखिएगा, ठीक ना। लास्ट वाला को ऊपर में, यहाँ पे इसको ऊपर में लिखिएगा और इसको नीचे में लिखिएगा, ओके। देखिए, कहता था क्वेश्चन क्या, फिर से सुन लीजिएगा। कह रहा था ना कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का वर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का वर्तनांक है तो वाटर 4/3, वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक 3/2। अब क्वेश्चन पूछा था कि कांच, ये ना पूछा है कि कांच का जल के सापेक्ष वर्तनांक क्या होगा? कांच का जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो ए म्यू जी बट्टा ए म्यू डब्लू, यानी ये आपको इसमें से इससे भाग दे देना है, ठीक ना। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत आइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है ना 4 नंबर कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, क्या आ रहा है? एक उत्तल लेंस, क्या है सर? एक उत्तल लेंस देखिए, कहता है एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता कितनी होगी? ये क्वेश्चन अगर मैं बना रहा हूं सर तो समझ लेना कि मामला बड़ा गंभीर है सर। फैन को थोड़ा सा मैं हिला देता हूं। आइए, कहता है ना प्यार तो करना, प्यार तो निभाना ही पड़ेगा कि जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है। आइएगा सर। देखिए, मैं किचन वाला गायक हूँ, ठीक ना, मैं रियल गायक नहीं हूँ। मेरा रियल गायक मत समझिएगा, क्योंकि मेरे गाना पे तो सर कोई भाग जाएगी। आइए, कहता है ना कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है कि उत्तल लेंस की फोकस क्या होता है? प्लस होता है सर। हाँ, ए मोहतरमा, मैंने भी जस्ट आपको पढ़ाया है सर कि उत्तल लेंस में अच्छा, रहने दो। उत्तल लेंस की फोकस कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ, ठीक ना। अच्छा, उत्तल लेंस की फोकस कितना दिया हुआ? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, यही ना दिया हुआ है। आइएगा, अब क्या बोला है तो उसकी क्षमता क्या होगी? अच्छा, जब लेंस की आपका फोकस दिया हुआ तो पूछा लेंस की क्षमता। क्या पूछा है? लेंस की
क्षमता। जब लेंस की क्षमता कहे तो होता है पावर ऑफ लेंस इक्वल टू होता है 1/f। और ये जो f होनी चाहिए वो मीटर में होनी चाहिए। क्या चीज़ में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए, ना कि सेंटीमीटर में। लेकिन ये तो सर्वा सेंटीमीटर मेरे बबुआ। तो सबसे पहले ये फोकस को मीटर में बदल दो। तो 5 को जब मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। एस या नो आएगा 1/f की जगह कितना रखेंगे? 5/100 है ना। अब ये क्या चीज़ में है? मीटर में। ये 100 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 100/5। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। यानी कितना आ गया सर? ये आपका 20 मीटर आ गया। कितना आ गया? 20 डायोप्टर आ गया। कितना डायोप्टर आ गया? 20 डायोप्टर आ गया। लेकिन अब सोचना कि 20 डायोप्टर प्लस होगा या 20 डायोप्टर माइनस होगा, ठीक ना। तो जस्ट अभी आपको मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया हूँ, जस्ट पहला क्वेश्चन में पढ़ाया हूँ कि लेंस की जो क्षमता होती है उत्तल लेंस का पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस का क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक ना। अगर अवतल लेंस की बात करता तो नेगेटिव होता। तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। लेंस की फोकस भी दूरी क्या होगा? उत्तल लेंस का पॉजिटिव, ठीक ना। तो उत्तल लेंस का फोकस भी क्या होगा? प्लस। और डायोप्टर भी क्या होगा? प्लस। क्षमता भी प्लस, फोकस भी प्लस, ठीक ना। तो यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत? ये वाला क्वेश्चन तो मुझे बनाना नहीं चाहिए सर क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक ना सर। और इतना हल्का हल्का क्वेश्चन हम बनाएंगे तो तू सब क्या करेगा? तू सब अंडा पारेगा। प्यार तो दिल से मैंने तुमसे किया था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दी। तेरा प्यार को हर वक्त रखूँगा सलामत। आइए क्वेश्चन नंबर होगा कितना सर? आपका क्वेश्चन नंबर होगा 5 नंबर होगा, ठीक ना। आइए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। देखिए ये क्वेश्चन मुझे बताने का बट एक ही मकसद है कि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है, ठीक ना। ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है सर। ये क्वेश्चन में आपका मेमोरी पावर लगाने की ज़रूरत है सर, आपका दिमाग लगाने की ज़रूरत है सर। जितना दिमाग आप सब लड़के को पटाने में, इम्प्रेस करने में लगाते हो, उतना ही दिमाग सर इस क्वेश्चन में लगाना है। और ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, मिनटों भर का जवाब है, ठीक ना सर। जो लोग इस क्वेश्चन को देखेगा ना तो मिनट भर में, इसका मिनट क्या सेकेंडों में जवाब देगा इसका सर। देखिए तुरंत तो गौर करना, मेरा पढ़ रहा हूँ उस पर गौर करना। कहते हैं एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखने पर प्रतिबिंब बनता है। एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर पर है सर? तो ये 15 सेंटीमीटर पर है। तो ये वाला फोकस हो गया। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर पे ही रखा गया। अच्छा, जब अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर पे ही रखा गया, जब इस वस्तु को 15 सेंटीमीटर पे ही रखा गया, इसका मतलब वो वस्तु को फोकस पे ही रखा गया, क्योंकि फोकस 15 है और वस्तु का भी दूरी कितना दिया हुआ है, क्योंकि वस्तु का दूरी भी कितना दिया हुआ है? तो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब फोकस और वस्तु का दूरी क्या हो गया? बराबर। और जब भी कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस पर होता है, जब भी कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है सर? तो ये अनंत पर बनाता है। कहाँ पर बनाता है? तो ये आपका अनंत पर बनाता है। कहाँ बनाता है सर? तो ये आपका अनंत पर बनाता है। किसी प्रकार की दिक्कत? क्वेश्चन सेकेंड को था या नहीं था? ये 10वें में पढ़ने का था ना कि जब अगर वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ पे बनता है? अनंत पर बनता है, ठीक ना। तो आप कोई दिक्कत किसी प्रकार की अगर जिसको बनाना है फार्मूला से तो ऐसे बनाइएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है 15, इसका मतलब f बराबर 15 दिया हुआ है। अच्छा, f बराबर 15 है अवतल दर्पण, फोकस होगा कैसा? फोकस इधर है, होगा फोकस नेगेटिव। वस्तु दूरी कितना दिया हुआ है? तो वस्तु दूरी 15, इसका मतलब वस्तु दूरी भी इसमें नेगेटिव होता है, ठीक ना, अवतल दर्पण में आएगा। हमसे पूछा क्या है? तो सर ये प्रतिबिंब की दूरी पूछा है v बराबर। तो आप ये फार्मूला लगाइए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर इन्फिनाइट नहीं आएगा ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा क्योंकि इसका आंसर ही वही है, तो मैं क्या करूं। हाँ, कहता 30 वोल्ट के विभवांतर पर 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान होगा। देखो चला, ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवाया हूँ। ए चला देखना, ए बाबू देखना। हाँ
रब कर तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। आइए देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना सर मैंने बहुत बार करवा चुका हूँ, ठीक ना। कहता है 30 वोल्ट के विभवांतर पर 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान। अच्छा अब सोचना, 30 वोल्ट के विभवांतर पर, अच्छा कितना वोल्ट है, 30 वोल्ट के विभवांतर पर, इसका मतलब V बराबर कितना हो गया, 30 वोल्ट हो गया। कहता है 10 ओम का प्रतिरोध, यही ना कह रहा है 10 ओम का प्रतिरोध, 10 ओम का प्रतिरोध यानी R बराबर कितना हो गया, 10 ओम हो गया, ठीक ना सर। आइएगा R बराबर कितना हो गया, 10 ओम हो गया। पूछा क्या है सर, तो हमको पूछा धारा, धारा कहे तो सर ये आई का मान पूछा है। आप सबको पता होगा कि यहाँ पे ओम का नियम में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता था, क्या होता था, I होता था। तो V ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो I अब बट्टा में 1/, सॉरी ये प्रोपोर्शनल हटता है तो I गुने क्या कर दिया जाता है, R। यहाँ पे R क्या होता है, रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है, ठीक ना। आइएगा तो हम लोग का फार्मूला होता है V = IR, क्या होता है, V = IR। हमको क्या निकालना है, I। अच्छा V का वैल्यू कितना है, 30। आइएगा I का हमको वैल्यू निकालना है, R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10। एक गुना में नहीं आएगा, भागा में, तो 30/10 हो जाएगा, = I हो जाएगा। इससे काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 = क्या हो गया, I। अच्छा ये I क्या है, तो विद्युत धारा है। धारा को हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं, A से लिखते हैं। इसका मतलब I का मान कितना हो गया, 3 एम्पेयर हो गया। आइएगा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ना, कहता है कौन सा दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा ये क्वेश्चन में कोई ताकत है बबुआ, कोई एनर्जी है रे, कुछ ना है, कमेंट कर। तू मेरा दिल में इतना जख्म दी हो, तुम मेरा दिल में इतना जख्म दी हो कि मैंने मलहम लगाते लगाते थक गया हूँ। आइए कहता है कौन सा दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता। देखो भाई, जिसको मेरा गाना अच्छा नहीं लगता इसके लिए सॉरी, प्लीज़ मेरा गाना मत सुनना, ठीक ना, और पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक। आइए मैं ऐसा ही गा देता हूँ कभी कभी सर, मन करता है, हमरो तो मन करबे ना करी रे भाई, हमू तो आदमी ना आई, हम जानवर नहीं ना आई तो कभी कभी मन करेला। अब भाई कहता है ना कौन सा दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। देखिए दर्शक, आइए थोड़ा सा मैं चर्चा करिए देता हूँ। देखिए ये दर्पण जो होता है ना सर, ये उत्तल दर्पण होता है। तीनों दर्पण की चर्चा कर देता हूँ। एक होता है सर ये समतल दर्पण होता है, अगला क्या होता है सर, ये आपका अवतल दर्पण होता है, ठीक ना। अब देखिए ये 3 प्रकार के दर्पण होता है। कह रहा है किस दर्पण में हमेशा का हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो आप सबको मालूम है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक इसमें बोला ना, अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। आइएगा अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है ना, तो ऐसे केस में उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक बनाता है, ठीक ना सर। तो अवतल दर्पण में मात्र एक जगह वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक ना। अवतल दर्पण में मात्र एक जगह वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, जब वो वस्तु को रखा जाता है फोकस और ध्रुव के बीच। जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है काल्पनिक, ठीक ना। आएगा लेकिन अधिकांशतः जगह, अब बस एक जगह को छोड़ करके बाकी का बाकी जगह अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक ना। आइएगा लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें हमेशा तो काल्पनिक नहीं बनता है सर, मात्र एक बार काल्पनिक बनता है। आइएगा समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है सर, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आइएगा उत्तल दर्पण में भी हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। उत्तल दर्पण में भी हमेशा क्या होता है सर, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ओके तो अब सोचो, वहाँ पे बोला था क्वेश्चन में कि हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब समतल में और उत्तल दर्पण में बनता है, ठीक ना सर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सी में ये ना।
हाँ सी होगा उत्तल दर्पण और समतल दर्पण होगा सर, ठीक ना। तो ये दोनों में हमेशा का हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि 16 वाट एवं 40 वाट बल्बों के समांतर में जोड़ने पर प्रभावित वाटेज होगा। देखो सर ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा लाजवाब है। इस क्वेश्चन से ना आपकी बीवी भी आप पे फिदा हो जाएगी। ये क्वेश्चन आप सब बनाइएगा ना तो आपकी बीवी भी आपको बड़ा प्यार करेगी। गुरुजी अभी तो शादी तो भेले नहीं तो कहाँ से हुई बीवी कहाँ से हुई बच्चा। आइए सर मजाक में बोल देते हैं। हाँ आइए कहता है ना 60 वाट 40 वाट के दो बल्ब है, ठीक ना सर। 60 वाट और 40 वाट के बल्बों को समांतर में जोड़ने पर, अच्छा कैसे जोड़ा, समांतर में जोड़ा, ठीक ना, प्रभावित वाटेज होगा। देखिए इधर सर समांतर में जोड़ा, किस में जोड़ा ये दोनों को, तो ये दोनों को समांतर में जोड़ा सर। समांतर में जोड़ा तो 1/P, P का मतलब होता है शक्ति वाट, ठीक ना सर। 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1 क्या होगा सर, ये P2 होगा, ठीक ना। 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। अच्छा P1 का वैल्यू ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा P2 का वैल्यू 1/60 अब प्लस 1/40, दोनों में 120 का एलसीएम कर लेना। 60 दूना 120, 40 3 20 से यानी कितना 5 ये 1/P का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/120। 24 25 20 से 24 बार में कटेगा। 1/P बराबर 1/24, ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला बराबर, यानी P का मान कितना हो गया 24 वाट। कितना वाट 24 वाट, कितना वाट 24 वाट। किसी प्रकार की दिक्कत सर नहीं ना, उम्मीद करता हूँ आगे भी दिक्कत नहीं होगा। 9 नंबर कहता है ना गति का जड़त्व इस पर निर्भर करता है, मतलब किस पर निर्भर करता है, गति का जो जड़त्व होता है ना वो किस पर निर्भर करता है। जैसे हस्बैंड को खुश रहना किस पर निर्भर करता है, तो गर्लफ्रेंड पे वाइफ पे निर्भर करता है। और शादी के बाद तो गर्लफ्रेंड नहीं है ना रखेगा, तो सब यूँ करेगा, इतना नीचे गिरेगा चलिए आइए सर देखिए क्या करिएगा, पानी पीने आता नहीं ना है। चलिए सर आइए, चलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। कहता है गड़ी हम बोल रहे थे, गति का जड़त्व इस पर निर्भर करता है, मतलब गति का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। देखिए सर जड़त्व जो होता है ना सर, अच्छा जड़त्व होता क्या है, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ। जड़त्व किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का माप होता है। देखिए यहाँ पे कहता है क्या सर कि जड़त्व किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का माप होता है, ठीक ना। इसलिए जड़त्व ऐसा ही ना लिखा था हिंदी में, इसलिए जड़त्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान, ठीक ना। जड़त्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान। अब सोचो, इसलिए इसका आंसर क्या होगा सर, आपका द्रव्यमान होगा, ठीक ना। क्या होगा द्रव्यमान। लेकिन अब आना सर, इसको मैं पीछे समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका द्रव्यमान होगा। आइएगा, जब कोई वस्तु, इधर सोचो, जब कोई वस्तु है ना, अच्छा देखो यहाँ पर सुन लो, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो जड़त्व भी क्या होगा सर, घटेगा। ये समझ लेना, ठीक ना। द्रव्यमान बढ़ेगा जड़त्व भी बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा जड़त्व भी घटेगा। सिंपल बात है सर, इतना बस सोच लेना और इतना से कहानी आपका सपट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ना ध्वनि का वेग इसमें अधिकतम होता है। अच्छा ध्वनि का वेग ये 4 ऑप्शन में से किस में अधिकतम होता है, वायु में, स्टील में, अमोनिया में, पानी में।
ठीक ना। देखिए अब इसमें आपका ऑप्शन, इसका आंसर तो आप सबको कमेंट में करना होगा सर, और जिनका कमेंट सही रहेगा, जिसका आंसर सही रहेगा, उनका नाम मैं अगले वीडियो में लूँगा सर, ठीक ना। तो थैंक यू, लव यू। और आज तक का क्लास इतना है सर, तो आप डेली क्लास करिए, और जो भी लोग चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और एक बात और बता देना चाहता हूँ सर, जो भी लोग पॉलिटेक्निक का गैस पेपर खरीदना चाहते हैं, जिसमें मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन 900 क्वेश्चन सिलेक्टेड रखा हूँ, ठीक ना सर। और आज आपका 18 अप्रैल है और आज ये ऑफर लास्ट है, ठीक ना। अब ये अभी 100 रुपये में बिक रहा था सर, ठीक ना, लेकिन आज आपका 18 अप्रैल तक 50 रुपये में ही आपको मिलेगा एक गैस पेपर, ठीक ना। और सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, लेकिन अगर यही बात करूंगा फिर कल 19 से, तो आपका फिर ये 100 रुपये में तीनों मिलेगा। ओके, तो अगर आप आज नहीं खरीदना चाहते हैं सर, तो ये कल खरीदिएगा। इसको खरीदने के लिए मेरी नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, और पे फोन, पेटीएम, गूगल पे नंबर आपको सब कुछ दिख रहा होगा, उसी पे आपको पेमेंट कर देना है, और वही व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है पेमेंट करके, और आपको मैसेज में लिख देना है कि मुझे गैस पेपर चाहिए पॉलिटेक्निक का। आपको सेकेंडों में आपके पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। थैंक यू, लव यू। फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।